हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पेशल तैयार किए गए एलटी ग्रेड को लेकर कोर्स के बारे में, जो कि आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है दो फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट आप सभी के लिए पूरे तरीके से फ्री है, दूसरा थोड़ा सा पेड है, लेकिन जो सच है वो सामने है। मुद्दे पे आएंगे। मुद्दे की बात है एलटी ग्रेड को लेकर। कल हमने आप सभी के लिए जो जितने क्वेश्चंस कवर किए थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जितने भी अभ्यर्थियों ने कल के वीडियो देखे थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए मिले थे। उस रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे और बढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं, लेकिन बस शर्त इतनी है कि वीडियो को पूरा देखें। सटीक सही ऑथेंटिक आप सभी को जो यहाँ से स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको फॉलो करते रहें। और मैंने जैसा कि कई बार आपको बताया है कि अगर आप हमारे इन कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं तो आप सभी को मैंने बताया कि जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, सभी चैनल पर दिए जाने वाले वीडियोस को तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रीमियम क्वेश्चंस लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है कई बार बता दिया है। चैनल पर जाते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी के साथ एक अगला ऑप्शन आता है जो संबंधित होता है आप सभी के लिए मेंबरशिप को लेकर, ज्वाइन वाला, उसको आप ज्वाइन कर लेना। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, हम बात कर लेते हैं। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं अब तक तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कल का जो वीडियो मैंने आप सभी को दिया था उसके अंदर तकरीबन हमने आप सभी के लिए एलटी ग्रेड को लेकर वो क्वेश्चंस कवर किए थे जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चन कवर करने के साथ मैंने आप सभी को बताया भी था कि अगर किसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन में दी गई जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं उन चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब करके भी बताऊंगा जिससे कि आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें। अगला क्वेश्चन 26 में आपके सामने आता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो ऊपर लिखे हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा माइंड मत करना। मुद्दे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा परिषद की वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 महीना, 14 दिन, 15 दिन या 20 दिन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा, वैसे तो देखो यहाँ पे जो अधिकतम होता है ना वो 1 महीने तक का, 4 महीने तक का समय होता था, ठीक है ना। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए पहली बार है तो 3 महीने तक रोक सकते हैं, दूसरी बार है तो 1 महीने तक, कुल अवधि जो होती है 4 महीने की होती है। लेकिन नॉर्मली अगर बात की जाए अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयकों से विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न कि इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही इन्हें 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। तो 14 दिन का पश्चात विधेयक जो होगा परिषद को स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या होगा? 14 डेज होगा। तो याद रखना जो मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 27वां। भारत संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। महाधिवक्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो होता क्या है कि 2-3 तरह के कोर्ट के अंदर सरकार के अधिवक्ता होते हैं। एक होते हैं AAG, ठीक है, AAG एडिशनल एडवोकेट जनरल, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं AG का मतलब होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट मतलब आप समझे, महाधिवक्ता की बात की जा रही है, जिसको यहाँ पे AG कहा जा रहा है। केंद्र सरकार के होते हैं सॉलिसिटर जनरल, जिसको SG कहा जाता है। ऐसे ही केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी आते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए AAG तो वो महाधिवक्ता से नीचे आते हैं, और महाधिवक्ता मेन वकील होता है सरकार का, जो मुख्य होता है, ये राज्य सरकार का होता है। ASG की बात की जाए तो वो केंद्र सरकार का होता है, और जो उससे ऊपर आते हैं वो आपके आते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। फिर इसके अलावा भी आप सभी को अटॉर्नी जनरल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार के एक AG और होते हैं, है ना, वो अटॉर्नी जनरल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 3 आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहते हैं। हालांकि ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी ऐसे ही आता है जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए इसको समझ लेते हैं। आगे लिखा क्या है कि भारत संविधान निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। राइट आंसर होगा आर्टिकल 165 के तहत, भारत के संविधान अनुच्छेद 165 के तहत उत्तर प्रदेश राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहत किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करती है, ठीक है।
तो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कहीं ना कहीं जो योग्यता रखते हैं उन्हीं को रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को रख दिया जाएगा। महाधिवक्ता राज्यपाल की कहीं ना कहीं पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल के अवधारित कर सके। साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि 166 की बात कर लेते हैं। 166 अनुच्छेद किसके लिए होता है? ये होता है राज्य सरकार के कार्य के संचालन को प्रावधान है। और 167 जो होता है वो राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो 167 में लिखे हुए हैं। 168 किस लिए आता है? 168 आता है राज्य के एक विधानमंडल का प्रावधान है। यह विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों को मिलकर बनता है। तो ये किससे संबंधित है? वो 168 से संबंधित है। तो एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन कवर किए ना, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो कौन सी ऐसी समिति थी जिनके माध्यम से कहा गया था? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था, आप जानते होंगे। स्वर्ण सिंह समिति की बात की जाए यहाँ पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से सिफारिश की गई थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है वो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारत संविधान में 42वें संशोधन को अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कुल 11 कर्तव्यों को इसमें कहीं ना कहीं शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे आपके सामने एक युग्म होंगे, एक तरीके से इसको आपको जोड़ना है और जोड़ करके आपको बताना है। लिखा क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही की बात की जा रही है। अब देखो, बिहार की बात होगी तो बाढ़ तो पहले से ही हमें पता है ना। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो लारा आ जाएगा। ठीक है, अगर कर्नाटक की बात की जाए तो कोडगी आप सभी के सामने आता है, तो इसको आपको याद रखना है। लेकिन अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो वो यहाँ पर गार्डर वाला आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सभी के लिए सही होगा, क्योंकि गार्डर वाला की जब बात की जाए ना, तो वो है आपके मध्य प्रदेश से संबंधित, एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर है वो होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है। कूट भी दिया गया इसका, चलो कूट देते हैं इसको, थोड़ा और जूम इन कर लो। वैसे आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन को जूम करके ही पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 में से आप सभी को कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आप सभी के कूट दिए गए उसका सही इस्तेमाल करके आपको बताना होगा। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला ए है आयरन, है ना, सामने लिखा है बाइपा। दूसरे में मैग्नीज है, सामने लिखा हुआ है सडबरी। तीसरे में तांबा लिखा हुआ है, उसके सामने चियातुरा लिखा हुआ है। और बॉक्साइड के सामने इटावीरी लिखा है, इटावीरा। ठीक है, तो ये आप सभी को यहाँ पर देखना है कि कौन सा किसके साथ होगा, फिर आपको बताना है। तो अगर बात की जाए लोहे के बारे में, तो ये आपके सामने आएगा इटावीरा, चौथे के साथ इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप जोड़ लेना, क्योंकि मैं यहाँ जोड़ूंगा थोड़ा सा दिक्कत होगी, ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके साथ हो गया। अब अगला जो आप सभी के सामने आता है बी मैग्नीज की बात की जा रही है, तो वो आपके सामने चियातुरा से जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा, पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, चियातुरा के साथ जुड़ जाएगा। फिर आता है कॉपर की बात की जाए, तो जो कॉपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा वो जुड़ेगा आपके सडबरी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये, और ये तो फिर इसके साथ जुड़ ही गया। अगर जिनको पता है वो उनको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि असल में इसका जो राइट आंसर है वो है आप सभी के सामने बी। अब ये ऐसे क्यों जोड़ा गया? असल में जो लोह खनिज होता है वो इटावीरा ब्राज़ील में है। ठीक है, अगर मैग्नीज की बात की जाए तो चियातुरा जॉर्जिया के अंदर है। तांबा सडबरी जो कनाडा में है। और बॉक्साइड की बात की जाए बाइपा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जगह के नाम थे, खदान या खदान क्षेत्र के नाम थे, इसलिए आपको थोड़ा सा सुनने में अजीब लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया। क्योंकि जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से गुजरती है
है ना। अब इससे आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया कि कितने देशों से गुजरती है, मान लो। तो आपको याद रखना है कि अगर बात की जाए तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साओ टोमे और प्रिंसिपी, ये आपके सामने कुछ ऐसे देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा गुजरती है लेकिन जाम्बिया से नहीं गुजरती है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से देश मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया आपको। इनको याद कर लेना, लिख लेना, वीडियो बैक करके सुन लेना। दोबारा रिपीट करूँगा तो फिर आपको दिक्कत तो होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। अभी मयूर को लेकर काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ था, आपने देखा होगा। थोड़े दिन पहले एक वीडियो थी, शायद आरिफ करके कोई व्यक्ति थे जिन्होंने एक मोर रखा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा मथुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, मथुरा में है। मथुरा के अगर बात की जाए वृंदावन में है, जनपद मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित है। भारत राष्ट्रीय पक्षी, इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेट है। यानी कि आपको याद रखना है क्रिस्टेट जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि थोड़ा बेसिक हो गया, आजकल ये क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन थोड़े बड़े लेवल के आते हैं। ऐसे नाम के बारे में पूछा जाए कि मान लो शुतुरमुर्ग का आपसे पूछ लिया जाए, बताओ ज़रा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है गोंड, खरबार, सहारिया या चेरो। 4 ऑप्शनों में से चारों का जो राइट आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सहरिया। ठीक है, अब ये कौन सी है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गोंड, खरबार और चेरो वो तो सब पाए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सहारिया अनुसूचित जनजाति, यह ललितपुर जिले में ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारिस्थितिकीय तंत्र अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। चारों में से राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो टांसले करके आपको याद रखना है, AG टांसले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब पूछा जाए कब दी गई थी, तो साल 1935 AG टांसले द्वारा सबसे पहले इकोसिस्टम परिस्थिति तंत्र है ना की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्र और एक विशेष प्रकार का जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटनाओं से होती है। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नस्ट हैकल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, अर्नस्ट हैकल ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा शुगर बीट, यानी कि चुकंदर की बात की जा रही है। तो चुकंदर आप सभी के सामने राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा। जो अन्य आप सभी के सामने अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि अन्य लवण जो फसलें वो कौन कौन सी हैं, तो जौ हो गई आपकी, ढैंचा हो गया, सनई हो गई, उड़द हो गई, मूंग, मटर इत्यादि, ये आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर आप सभी के सामने होगा चुकंदर। बट यहाँ पे मटर भी है, तो थोड़ा सा आप सभी को याद रखना, ये आप सभी के सामने हो जाते हैं दोनों। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आपको बताना है। और राइट आंसर क्या होगा, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना रिले खेती कहलाती है। रिले खेती कहलाती है। आपने देखा होगा ना, रिले से मतलब आप ऐसे याद रखो, अभी आप ओलंपिक देखते हो, उसमें एक रेस होती है, रिले रेस होती है, उसमें 4 लोग भागते हैं। एक पॉइंट पे पहले एक भागना शुरू करेगा, दूसरे पे जाकर के दूसरा उसको एक छड़ी होगी पकड़ा देगा, फिर वो भागेगा, फिर वो आगे जाकर के तीसरे को वो छड़ी पकड़ा देगा, फिर चौथे को पकड़ा देगा, भागते भागते। तो एक एक करके सभी भागते हैं, लेकिन उस छड़ी को लेकर के भागते हैं। तो एक तरीके से रिले कहलाती है। तो आपको याद रखनी है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन पहले आ गए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने ऊपर है, ये ऊपर दिए गए ऑप्शन आपको पढ़ने, थोड़ा और छोटा कर दो, ये वाला। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो ऊंचाई वाले क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलों उगाई जाती हैं।
मोटे अनाज वाली फसलों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अब कौन कौन सी ऐसी फसल हो सकती हैं, तो इसमें आप सभी के सामने आ जाती है मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई वाले। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा का कारण है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो सौर ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होती है। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर हीलियम नामक नाभिक में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूजन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, थोड़ा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, है ना। विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन लगते हैं अगर आप इनको थोड़ा फोकस करें। तो ये आप सभी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आप करना तो कर लो, है ना, क्योंकि पता है क्या है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या मिसिंग है, 18, 19, 20 या 22। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखना चाहो तो आपको एक कोड निकाल करके मैं दिखाता हूँ। चलो देखो, इसमें पता है क्या करो, इसमें 2-3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। बस आप इस वाले को इधर नाप लो, इस वाले को इधर नाप लो, है ना। 4 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ में प्लस 2 कर दो तो ये 14 आ गया। ऐसे ही हम इसमें करके देखें क्या इसमें ऐसा हो रहा है। 9 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ में 27 प्लस 2 को प्लस किया तो 29 आ गया। 26 को करेंगे, 26 से मल्टीप्लाई किया 3 बार प्लस 2 करेंगे तो आ गया 80। तो ये आपका सॉल्व हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आप सभी के सामने कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा। तो राइट आंसर क्या निकलेगा, 20। कई बार रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक क्वेश्चन के 2-3 अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक ही से होगा, जो आपको समझ आए उससे करना। फिलहाल तो अगला आपके सामने है, शब्दों के विषम युग्म को चुनना है। 4 ऑप्शन आपको देखने हैं, डेथ, मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, मिल्क, बटर, वाटर, ऑक्सीजन। तो देखो भाई, अगर वाटर की बात की जाए तो पानी तो ऑक्सीजन बन ही जाएगा, दूध का मक्खन बन सकता है, अंगूर की शराब बन सकती है। क्या मृत्यु से रोग बन सकता है? नहीं, रोग से मृत्यु बन सकती थी लेकिन मृत्यु से रोग तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आप सभी के सामने राइट आंसर हो जाता है। तो ये तो अब देखो, अपने आज 40 क्वेश्चन हो गए, कल हमने 25 किए थे, अभी हमने 15 किए, टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। कुछ लोगों को कहना था कि सर पिछले साल का जो जीके जीएस का एग्ज़ाम था वो पेपर मिल सकता है क्या? उसके लिए आप अगर चाहें तो मैं एक ही वीडियो में कवर करके पूरा आंसर करके दे दूंगा, है ना। अगर आपको वो करना है तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ थोड़े बहुत क्वेश्चन वो वाले, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चन निकल आते हैं। हो सकता है कि इस बार ये पूछा गया, उस बार किसी और के बारे में पूछ लिया जाए। तो कोई पढ़ाई करने में बुराई नहीं है, आप चाहें तो कर लेना, है ना। इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल था बड़ा अच्छा था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वह संस्कृत भाषा में शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो ये शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। अगला आप सभी के सामने दिया गया था, एक कूट था जिसमें आपको मिलाना था, है ना। तो इसको आपको मिला करके देखना था कि भाई कौन किसके साथ है। तो ये एक तरीके से राजाओं के नाम तथा दिए गए राजाओं की पत्नियों के नाम है ना। तो अगर चंद्रगुप्त की बात की है तो उसकी पत्नी का नाम कुमारी देवी था। समुद्रगुप्त की बात की जाए, उनकी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त की द्वितीय पत्नी का नाम कुबेर नागा था। कुमारगुप्त की प्रथम की बात की जाए तो उनका जो पत्नी का नाम था वो अनंत देवी था। तो ये आप सभी के सामने जो राइट आंसर होगा वो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त और आगे लिखो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने निकल कर के आएगा। आप मिला के भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके सामने ये मिलेगा इसके साथ में, है ना। इसी तरीके से समुद्रगुप्त की बात की जाए तो वो दत्ता देवी के साथ मिल जाएगा। दत्ता देवी कहाँ पर है, ये नहीं। इसके अलावा चंद्रगुप्त की मैंने कुबेर नागा बताई है, तो कुबेर नागा आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। इसी तरीके से कुमारगुप्त की बात की जाए तो वो तो मिल ही जाएगा क्योंकि लास्ट वही है।
तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सामने थे। अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थशास्त्र पुस्तक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वैसे आप ये अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है, या इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य या तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने दिया भी गया था, तो इसको आपको बताना था कि नीचे दिए गए में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि 1 और 2 दोनों, क्योंकि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। इस ग्रंथ में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है, ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा चाहो तो पढ़ लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व में उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए इब्न बतूता, ठीक है। बगल में जूता ऐसे गाना आया था एक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, इन्होंने 1882 में ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया था स्थानीय शासन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन था इसमें, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आपको याद रखना होगा। इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। तो हो सकता है कि आप सभी के सामने इस टाइप के जो क्वेश्चन है पूछे जाए। मैं क्या करूँगा कि डेली पूरा पेपर नहीं बताऊँगा, वीडियो के लास्ट में ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे। मान लो 30 क्वेश्चन आए थे तो 10 क्वेश्चन आज कर लिए, 10 हम बाद में बता देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बस हमें रिवाइज़ करने और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीय की शपथ कौन दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचना की गई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको याद रखना है। भाग आप सभी के सामने ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो डरना मत, एक बार रिवाइज करके चले जाओ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है कौन सी नहीं है, तो हंटर तो ऑस्ट्रेलिया में है, फिलिंडर्स भी है, गिलबर्ट भी है, कौन सी नहीं होगी, ऑरेंज रिवर नहीं होगी। तो ऑरेंज रिवर के बारे में आपको याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ये भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ अगर बात की है, लेसोथो देश में डेकन्सबर्ग पर्वत श्रेणी से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका से होते हुए अटलांटिक महासागर तक जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या को हास्य अवलिखित हुआ था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। 2011 के अंदर जो आप सभी को देखने के लिए मिला था नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की बात की है तो आप जानते हैं कि केरल में 4.9% वृद्धि हुई थी, सिक्किम में 12.9 हुई थी, नागालैंड में 0.6, मणिपुर में 24.5 के समथिंग देखने के लिए मिली थी। तो इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने आया था वो था, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो जन्म नियंत्रण सबसे मेन है, आप जानते हैं जनसंख्या के लिए, क्योंकि पैदा होने ही बंद हो जाएंगे तो मर तो किसी न किसी दिन जाएंगे, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। इसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखना ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति तंत्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो बियोम आप सभी के सामने जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला था दुधवा नेशनल पार्क, हमेशा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यूपी का है ना इसलिए। तो कहाँ पे स्थित है भाई, यूपी में स्थित है। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी ज़िले में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे की प्रति महिला कितनी है। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर
ए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 2.2 तो अभी मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, हालांकि इसके 15 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो 15 क्वेश्चन क्या करेंगे हम कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो धीरे धीरे करके ऐसे 40-45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, फिर 60 क्वेश्चन, फिर 70 क्वेश्चन, फिर 80 क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका पिछला जो एग्ज़ाम है वो भी कवर हो गया और साथ ही साथ नए क्वेश्चंस भी आपको मिल गए। और अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, प्रीमियम कंटेंट के लिए चैनल को मेंबरशिप करके ज्वाइन भी कर लो। 59 रुपीज़ कुछ नहीं होते हैं, सपोर्ट ही चाहिए होता है आपका।